मैम, थैंक यू। सभी को सुबह का नमस्कार। जैसे कि मैडम ने आपको बताया, पूरी प्रक्रिया शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेके आईआईक्यूए से लेके सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कैसे भरना है। तो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जब एक बार एचईआई सबमिट कर देते हैं तो उनकी आगे की जो प्रक्रिया होती है उन्हें कहते हैं डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस, जिसे हम शॉर्ट में डीबीबी प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारा डीबीबी प्रोसेस है, उसके लिए जब एक बार एचईआई अपना ऑनलाइन एसएसआर सबमिट कर देते हैं तो वो असाइंड हो जाता है 1 या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद डीबीबी पार्टनर को। डीबीबी पार्टनर कौन है? डीबीबी पार्टनर थर्ड पार्टी एजेंसी है जो कि डीबी जो भी एसएसआर एचईआई सबमिट करते हैं वो एसएसआर को एनालिसिस करते हैं, वेरिफिकेशन का काम करते हैं। तो डीबीपी पार्टनर एक बार जो एचईआई कॉलेज से सबमिट कर दिया एसएसआर वो रिसीव करते हैं, तो डीबीपी पार्टनर वेरीफाई करते हैं इनपुट, जो भी इनपुट एसएसआर में एचईआई ने भरा है, उसके साथ एक्सटेंडेड प्रोफाइल, जो भी एक्सटेंडेड प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन है, उसके साथ ही साथ सारे क्वांटिटेटिव मेट्रिक के टेम्पलेट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और पूरी डिटेल्स को चेक करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो डीबीबी पार्टनर है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव मेट्रिक को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव मेट्रिक जैसा कि मैम ने बताया वो पीयर टीम ऑन साइट विजिट होता है। तो सिर्फ क्वांटिटेटिव मेट्रिक का ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, जिन्हें डीबीबी प्रोसेस कहते हैं। तो डीबीबी जब वेरिफिकेशन करते हैं एक्सटेंडेड प्रोफाइल का या मेट्रिक डेटा टेम्पलेट का या इनपुट जो भी एचईआई ने दिया है, वो पूरा एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कभी कभी एचईआई जो डीबीबी पार्टनर जो है वो जो कि एक्सटर्नल वेब सोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि एआईएसएचई, एनआईआरएफ और यूजीसी, यहाँ से भी वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें नंबर ऑफ टीचर, तो जैसे कि टीचर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर, चाहे वो नैक में हो, जैसे नैक में 5 साल का आप डेटा भरते हैं एसएसआर के लिए, उसी तरह आप एआईएसएचई में भी डालते हैं इंफॉर्मेशन, 5 साल का नहीं लेकिन ईयर वाइज डालते हैं, एनआईआरएफ में डालते हैं, यूजीसी में भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं। तो उस पर्टिकुलर ईयर सपोज आपने 1920 एनएक में नंबर ऑफ टीचर्स दिखाए ईयर वाइज कितने हैं, और 1920 में कुछ नंबर्स दिखाए, तो वही नंबर यदि एआईएसएचई में है या एनआरएफ में है या यूजीसी में है तो बहुत सही है, क्योंकि एक एक साल में एक एकेडमिक ईयर में टीचर सब जगह सेम होंगे, वो डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो भी आप इंफॉर्मेशन कहीं भी देते हो, आपका इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ताकि आपका इंफॉर्मेशन मैच करे। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो अपना कंसर्न वेबसाइट देता है, उस वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन चेक किया था, जैसे कि नंबर ऑफ कोर्सेज, प्रोग्राम, टीचर्स, वॉट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो डीबीबी ये एनालिसिस करने के बाद ये सारी जो प्रक्रिया होती है डीबीबी की, वो पोर्टल पे होती है। डीबीबी पार्टनर क्या करते हैं, जैसे कि एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूं तो आज की डेट में एफिलिएटेड कॉलेज में जितने भी मेट्रिक है, पीजी कॉलेज की बात करें तो 60 क्वांटिटेटिव मेट्रिक है। तो 60 क्वांटिटेटिव मेट्रिक, 60 क्वांटिटेटिव मेट्रिक का पूरा वेरिफिकेशन करता है डीबीबी पार्टनर। पूरा एक्सटेंडेड प्रोफाइल, इनपुट, डेटा टेम्पलेट पूरा चेक करते हैं। यदि कहीं कोई इनपुट मिसमैच हुआ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, या जो भी आपने डेटा टेम्पलेट दिया वहां पे कोई इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिपेंसीज है, तो डीबीबी पार्टनर वहां पे क्लैरिफिकेशन रेज करेंगे पोर्टल पे। उसके बाद एचईआई को 15 दिन का समय दिया जाएगा। एक बार क्लैरिफिकेशन भेजने के बाद 15 दिन के अंदर एचईआई को क्या करना है, अपने सारे क्लैरिफिकेशन जो भी डीबीबी के द्वारा पूछा गया है उनको रिवाइज करके रिस्पॉन्ड बॉक्स में भरना है, उसके साथ रिवाइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है 15 दिन के अंदर में। आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए नैक ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, इवन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है कि किस एक्सटेंडेड प्रोफाइल के लिए कौन सा मैट्रिक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए, कौन कौन सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है, अपलोड करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में उपलब्ध है। साथ ही साथ ये भी मैडम, जैसा कि मैडम ने आपको बताया है कि काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप प्रश्नों के प्रकार आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटेटिव मेट्रिक में करीब 5 तरह के प्रश्न हैं। तो ये 5 तरह के प्रश्नों को आपको किस तरह से, मेट्रिक को किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ऑप्शनल जैसा कि मैम ने बताया, चाहे वो आपको उसमें 5 साल का डेटा देना है, चाहे आपको करंट ईयर का डेटा देना है, चाहे आपको 5 ईयर का कलेक्टिवली डेटा देना है। तो इस तरह से मैम ने आपको बताया, इस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग के तहत और उसे अपनी सही इंफॉर्मेशन को भर सकते हैं।
आगे मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी एक्सटेंशन टाइम नहीं है। नो एक्सटेंशन टाइम मतलब कि जैसे कि यदि 15 दिन एचईआई को दिया गया है तो 15 दिन के अंदर आपको अपने सारे क्लैरिफिकेशन जो भी डीबीबी के तहत पूछा गया है आपको उसी 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। यदि आप 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी आईसीटी में ऑटोमेटिक सबमिशन सिस्टम है। आपका डीबीबी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो एचईआई को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उनको विद इन अ टाइम लाइन जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है जो भी रिवाइज क्लैरिफिकेशन पूछा गया है उसे आप समय के अंदर सही तरीके से उसका रिवाइज क्लैरिफिकेशन सबमिट करेंगे। बेटर क्लैरिटी की जैसा कि मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान रख के उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देना है। एक्सटेंशन तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन यदि कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, नेचुरल परेशानी है या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो तो इस केस में हम एक्सटेंशन देते हैं। जैसे यदि कोविड की बात करें तो आज कोविड के टाइम में भी हम एक्सटेंशन देते हैं। डिपेंड करता है एचईआई किस केस में है, किस स्टेज में है। आगे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कोई सेकंड लेवल क्लेरिफिकेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब एसएसआर आप भर देते हैं, सबमिट कर देते हैं तो डीबीबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो डीबीबी यदि कहीं मिस डिस्क्रिपेंसी या मिसमैच डेटा को फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन रेज करते हैं एचईआई को। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम मिलता है 15 दिन का कि जिसे आप अपना रिवाइज क्लैरिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो दूसरा आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आपको कहीं आप कुछ मिसप्लेस कर दिए या गलती हो गई तो आपको दोबारा चांस नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में ही आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सही दें। दूसरी बार जब डीबीबी पूछता है तब आपको इन्फॉर्मेशन सही देना है। तो कोई सेकंड लेवल ऑफ क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा आप ये भी एक हम बात बताना चाहेंगे जब डीबीबी की प्रक्रिया होती है तो डीबीबी हमने ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डाल भी रखा है ये चीज। कुछ मैट्रिक्स में नंबर्स जो ज्यादा होते हैं या बड़े होते हैं तो उनके लिए जो डीबीबी पार्टनर है वो रैंडम सिलेक्शन सर्टिफिकेट्स की डिमांड करते हैं। जैसे कि यदि कोई एग्जांपल लें हम कि नंबर आप कितने भी पीएचडी जो आपके यहाँ टीचर हैं और फैकल्टी हैं कितने पीएचडी फैकल्टी हैं तो उन फैकल्टी के सपोज आपके यहाँ जो भी आपने डेटा टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन दिया है, आपने जो भी इनपुट क्लेम किया है, उस हिसाब से डीबीबी पार्टनर रेंडमली किसी किसी टीचर का नाम सेलेक्ट करके और उनका पीएचडी का सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं। यह इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होती है कि उनको वो सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना जरूरी है जितने भी नंबर डीबीबी पार्टनर रेंडम में पूछे पूछे गए हैं। यदि आप सपोज उन्होंने 10 सर्टिफिकेट मांगा 10 फैकल्टी का और आपने उन 10 की जगह पे 8 बनाया दिया या 6 बताया तो उस हिसाब से जो भी इनपुट आप क्लेम कर देते हैं वो आप उसका उस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस के बेसिस पे रिड्यूस हो जाता है। इसलिए यदि रैंडम सर्टिफिकेट की किसी भी मैट्रिक में डिमांड की गई है, मांगा गया है आपसे, तो यह आपको अवेलेबल कराना, उन सर्टिफिकेट्स को अवेलेबल कराना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये होता है कि कैसे रैंडम सैम्पलिंग कर रैंडम सैंपल पूछा जाता है आपसे सर्टिफिकेट्स के बारे में या कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में और वो किस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है। आगे की चलते हुए की प्रक्रिया में जब एक बार डीबीबी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद डीबीबी जो होता है डीबी इनपुट और रिस्पांस को मेट्रिक को एक्सटेंडेड प्रोफाइल जो भी होता है उसे अपडेट किया जाता है, फाइनल किया जाता है। उसके बाद डिविएशन रिपोर्ट जनरेट होता है। ये डेविएशन रिपोर्ट जनरेट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक्सटेंडेड प्रोफाइल डेविएशन और मैट्रिक लेवल डेविएशन। एक्सटेंडेड प्रोफाइल डेविएशन की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं मेट्रिक नंबर 2 पॉइंट दिस इज एक्सटेंडेड प्रोफाइल तो 2.1 मेट्रिक में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। आपने देखा यहाँ पे एचईआई इनपुट है, ईयर वाइज एचईआई ने कुछ इनपुट दिया है और ये डीबीबी ने पूछा है क्या क्वेश्चन what the HEI has input and the attach the data correlate the HEI has provide number of students admitted in fresh intake। तो एचईआई ने कुछ डीबीबी पार्टनर है उनको कुछ डाउट है आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो उन्होंने आपसे एक क्वेरी यहाँ पे रेज किया है और वो क्लेरिफिकेशन आपने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने देखा है यहाँ जो इनपुट है वो इतना चेंज हो गया है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है एचईआई की। एचईआई ने मे बी यहाँ पे जो डेटा दिया है वो फर्स्ट ईयर का दिया है। दिस इज द ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ईयर वाइज ड्यूरिंग द लास्ट 5 तो एचईआई को ऐसा लगता है कि जो एडमिटेड स्टूडेंट्स उनका नंबर दिया है। आपको क्या करना है जो ऑन रोल स्टूडेंट्स होते हैं यानी एक पर्टिकुलर जैसे 18-19 हो गया चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे फोर्थ ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो थर्ड ईयर में पूरे बच्चों की संख्या देनी है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो इस तरह से आप देखिए कि नंबर एचईआई का इस तरह से बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेटा दिया था जबकि उनको पूरे साल में उस पर्टिकुलर में कितने बच्चे ऑन रोल है वो नंबर्स देना है। तो एक तो यह अंडरस्टैंडिंग हो गई।
दूसरे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटस दिख रहा है, इसे बोलते हैं चेंज आफ्टर क्लैरिफिकेशन। यानी कि जो आपने इनपुट दिया था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनपुट यहाँ पे चेंज हो गया, इसको बोलते हैं, इस डेविएशन को बोलते हैं चेंज आफ्टर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो इनपुट है ये मैच हुआ है। दूसरा जो क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे एचईआई क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड, मतलब कि आपने एसएसआर में कोई डेटा आपने सबमिट किया होगा, लेकिन डीबीबी ने कहीं डिस्क्रिपेंसी पाया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेजा, तो आपने जो 15 दिन का टाइम मिला उसमें आपने रिवाइज क्लैरिफिकेशन सबमिट किया, वो डेटा आपका चेंज था और वो डेटा आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करता है, उस स्थिति को बोलते हैं एचईआई क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीबीबी रिकमेंडेड इनपुट इज करेक्ट मीन आप ये दे सकते हैं, यहाँ पे डीबीबी एचईआई ने नंबर ऑफ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ फुल टाइम टीचर के लिए आप देख सकते हैं इतना क्लेम किया है इनपुट। डीबी ने कहा नहीं नहीं, एज पर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिस इनपुट इज, ये इनपुट जो है इतना होगा। तो एचईआई ने कहा यस, तो एचईआई ने इस बात को मान लिया, नहीं तो फाइनली जो इनपुट हुआ रिकमेंडेड इनपुट हुआ दोनों के सहमति से हुआ, इसको बोलते हैं डीबीबी रिकमेंडेड इनपुट, यानी जो डीबी ने रिकमेंड किया उसे एचईआई ने एक्सेप्ट किया। तो इस चौथा जो स्टेटस होता है वो नो आंसर चेंज होता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में दे सकते हैं मैट्रिक में, जो भी आपने इस मैट्रिक के लिए इनपुट दिया है एज पर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये इनपुट मैच करते हैं, जिसे बोलते हैं नो आंसर चेंज, यानी आपने एसएसआर में जो डेटा दिया था वही डेटा आपका मान लिया गया है, वही इनपुट आपका मान लिया गया एज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसलिए इसे बोलते हैं नो आंसर चेंज। तो ये 4 तरह के डेविएशन हो गए, नो आंसर चेंज, एचईआई क्लैरिफिकेशन एक्सेप्टेड, डीबीबी रिकमेंडेशन इनपुट एंड चेंज आफ्टर क्लैरिफिकेशन। साथ ही साथ यह एचईआई को ध्यान देने की बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक जो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे तीसरा कॉलम, यहाँ पे 13 मेट्रिक दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंडेड प्रोफाइल है, जैसा कि हमारी सीनियर प्रतिभा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल जो होते हैं वो डिनोमिनेटर्स वैल्यू होते हैं। तो ये डिनोमिनेटर 13 मेट्रिक के लिए, ये 13 मेट्रिक के लिए डिनोमिनेटर है। यदि आपके एक भी इनपुट यहाँ पे चेंज होता है तो इन 13 मेट्रिक पे फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये 13 मेट्रिक के लिए ये डिनोमिनेटर है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देने की बात है, जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सटेंडेड प्रोफाइल में भर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपके उससे रिलेटेड मेट्रिक के लिए जिसके लिए डिनोमिनेटर है उन पे ये इफेक्ट डाल सकता है। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जीआई को। जैसे कि हर एक मैट्रिक के लिए हमारे यहाँ लिमिटेशन है कि 5 एमबी ही डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो यदि उससे ज़्यादा डेटा है तो उसको आपको क्या करना है, अपने कंसर्न एचईआई पे एक नए का फ़ोल्डर बना के एक्सटेंडेड प्रोफाइल वाइज़, मैट्रिक वाइज़ आपको सारा डेटा वहाँ अपलोड करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसका लिंक देना है, प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर लिंक। कोई जेनेरिक वेबसाइट एड्रेस की जगह आपको पर्टिकुलर लिंक देना है ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको कहीं भी पासवर्ड नहीं डालना है और न ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन गूगल ड्राइव या कहीं ड्राइव पे देना है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द डीबीबी पार्टनर और एचईआई वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पे होता है। पोर्टल के अलावा कहीं भी और कोई और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, यह पाया गया है कभी कभी कि एचईआई क्लैरिफिकेशन पोर्टल पे डाल दिए, फिर बाद में क्या करते हैं वो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ईमेल के तहत नेक हेल्प डेस्क पे डाल दिए, हार्ड कॉपी भेज दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी आपका इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अवेलेबल है किसी मैट्रिक के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपका वही कंसिडर किया जाएगा, कहीं और आप कहीं अदर डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की बात है कि आप अपने एसएसआर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन सबमिट करें। और यदि कहीं कोई चूक हो गई है तो डीबीबी के तहत आपको यदि रेज्ड क्लैरिफिकेशन चाहता है तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट और पूरी तरह से देना है, साथ ही साथ अपने वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन सही से डालना है। जियो टैग कुछ हमारे जो मैट्रिक है हमने उसमें जियो टैग फोटोज को मांगा है, तो आपको जियो टैग फोटो कैसे लेना है, कैसे बताना है, कैसे प्रोवाइड करना है, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नंबर्स कैसे होना चाहिए, सारी चीज हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। एसओपी पे आप जाएंगे, कैसे लेते हैं कैसे करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश आपको जो भी डॉक्यूमेंट वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है, कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसे आपको अपलोड करना है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ हमारे मेट्रिक हैं जो उनका मेजरमेंट हम लैक्स में करते हैं, न कि नंबर्स में। उन मेट्रिक के लिए आपको इन्फॉर्मेशन लैक में सबमिट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तहत, उदाहरण के तहत हम यदि ये लें कि कितने आपके यहाँ एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक एक्सपेंडिचर, तो ये 5 साल का क्वेश्चन है। 5 साल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंडिचर आपको बताना है एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो किसी पर्टिकुलर 5 साल में आपको मान लिया 20-21 में या 19-20 में आपने
2.5 लाख आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपको 2.5 लाख नहीं लिखना है, आपको 2.5 लिखना है। इसी तरह आपको ग्लॉसरी देखना है, ग्लॉसरी में सारे टर्म्स रखे हैं कि वैल्यू एड ऑन कोर्सेज क्या है, वैल्यू एडेड कोर्सेज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कोर्स क्या है, प्रोग्राम क्या है, मेट्रिक को समझना है, मेट्रिक में क्लियर लिखा है आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। एज एकेडमिक आपको बहुत अच्छे से, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है कि मेट्रिक में क्या है और क्या मेट्रिक, एक मेट्रिक दूसरे मेट्रिक से किस तरह से अलग है। साथ ही साथ कुछ हमारे मेट्रिक हैं जिसमें ऑडिटेड स्टेटमेंट हम लोगों ने मांगा है, जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर या बजट से रिलेटेड मेट्रिक है, उसमें आपको सीए सर्टिफाइड द्वारा करके वो मेट्रिक को, वो डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। और आप एक बार यदि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको अपना पोर्टल, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी आप आईआईक्यू में सबमिट करते हैं उसको आपको हमेशा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब आप ऐसा आप सबमिट कर देते हैं तो कभी भी क्लैरिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको रिप्लाई करें या उसके आगे प्रोसेस करें। नैक वेबसाइट को देखिए, नैक वेबसाइट को आपको रेगुलर देखना है, टाइम टू टाइम कोई चेंज है क्या है, पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो एक बार यदि ये तो पूरी डीबीबी की प्रक्रिया हुई, डीबीबी की प्रक्रिया आपको, चाहे वो एक्सटेंडेड प्रोफाइल हो चाहे मेट्रिक वाइज हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन सही एग्जैक्ट क्लियर देनी है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको देखना होगा, उसके तहत आपको देना है। साथ ही साथ आपका वेबसाइट, आपके लिंक्स जो भी आपका हो, वो पूरी पूरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया में आपका वर्किंग होना चाहिए। इन साथ के साथ एक टर्म्स यूज किया जाता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ डीबीबी प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये कुछ नहीं है, जैसे कि मैं भी एग्जांपल के तहत बताई कि यदि पीजी कॉलेज है तो पीजी कॉलेज में 60 मेट्रिक हैं जो क्वांटिटेटिव मेट्रिक हैं आज की डेट में। तो यदि डीबीबी ने पाया कि 60 में हो सकता है 60 के 60 मेट्रिक वो क्लैरिफिकेशन रेज कर दे यदि उनको कहीं डिस्क्रिपेंसी लगे, लेकिन यदि वो 60 में नहीं तो हो सकता है 50 या 40 या 30 या 20 किसी भी इतने मेट्रिक में वो क्लैरिफिकेशन आपको रेज कर सकते हैं यदि डिस्क्रिपेंसीज होगी तो यह एचईआई की जिम्मेदारी है कि जितना भी क्लैरिफिकेशन पूछा गया है, डीबीबी ने पूछा है, वो सारे आपको विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिवाइज्ड क्लैरिफिकेशन वो आपको देना जरूरी है। यदि आपने उसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उस स्थिति को बोलते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ डीबीबी प्रोसेस, और इसके बाद आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। आपको 1 साल के बाद फिर से अप्लाई करना होगा एज अ फ्रेश। आखिरी प्रक्रिया की ओर हम चलते हैं जिसे कहते हैं कि प्री क्वालिफिकेशन स्टेज। तो एक बार आपका डीबीबी प्रोसेस हो जाता है तो उसमें प्री क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरेट होता है। प्री क्वालिफिकेशन स्कोर होता है क्या है, आपके टोटल क्वांटिटेटिव मेट्रिक का 25% या उससे ज्यादा यदि स्कोर आता है तो उसे बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन, और उससे ज्यादा होता है, उतना होता है तो उसे हम बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन पास। और यदि आपके 25% से कम हो जाता है तो हम कहते हैं प्री क्वालिफिकेशन फेल यानी नॉट क्वालिफाइड। यदि आप प्री क्वालिफिकेशन पास हैं तो वो आगे की प्रक्रिया हो जाएगी पीयर टीम विजिट, और यदि आप प्री क्वालिफिकेशन फेल हो गए तो आपको 6 महीने बाद फ्रेश आईआईक्यू अप्लाई करना होगा। तो ये तो हो गया प्री क्वालिफिकेशन स्टेज। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि प्री क्वालिफिकेशन स्टेज में आपको स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे स्कोर नहीं किया जाता है। सारे क्वांटिटेटिव मार्क्स होते हैं, स्कोर होते हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन 2.7.1 का स्कोर इसमें नहीं होता है। आपका ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि किस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिखता है, तो आप ये देख सकते हैं। ये मेट्रिक वाइज प्रश्न है, आप देख सकते हैं मेट्रिक है, यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है, ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये ग्लॉसरी है, ये टर्म्स है, बेटर क्लैरिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ नीलेश पांडे सर को कि आगे